केमोथेरेपी ऑफ लेप्रोसी। तो सर्वप्रथम व्हाट डू यू मीन बाय लेप्रोसी? लेप्रोसी क्या होता है? तो लेप्रोसी एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक ग्राम नेगेटिव बैसिलाई प्रकार के बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है। अब ये दो प्रकार का होता है। पहला कहलाता है पॉसी बैसिलरी और दूसरा मल्टी बैसिलरी। दोनों में अंतर ये है कि जो पॉसी बैसिलरी जो होता है उसमें बैक्टीरिया की संख्या कम होती है, वो नॉन इन्फेक्टिव होता है, और स्किन के ऊपर जो सफ़ेद दाग होता है उसकी संख्या 5 या 5 से कम होती है, और उसमें सुन्नापन रहता है जिसको हम लॉस ऑफ सेंसेशन बोलते हैं, सुन्नापन रहता है। दूसरे टाइप का जो है मल्टी बैसिलरी, उसमें पहले के तुलना में बैक्टीरिया यानी माइकोबैक्टीरियम लेप्री की संख्या ज़्यादा होती है, ये इन्फेक्टिव होता है, और इसमें न्यूरोनल डैमेज भी होता है, न्यूरॉन का क्षतिग्रस्त भी होता है, काफ़ी न्यूरॉन क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसमें सुन्नापन, लॉस ऑफ सेंसेशन भी होता है, नेजल कॉन्जेशन भी हो सकता है, और सफ़ेद दाग की संख्या जो स्किन के ऊपर होती है वो 5 या 5 से अधिक होती है। तो इसलिए इसका नाम मल्टी बैसिलरी रखा गया है। अब ये लेप्रोसी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे ट्रांसफ़र होता है, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है? ये डायरेक्ट किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से हो सकता है, या जो संक्रमित व्यक्ति है उसके डिस्चार्ज जो है नेजल डिस्चार्ज म्यूकस, उसके अगर कोई टच संपर्क में आता है तो उसके द्वारा हो सकता है। अगर कोई संक्रमित मदर है और वो गर्भवती है तो उसके फीटस यानी गर्भ में जो पल रहा शिशु है उस तक पहुंच सकता है, या कोई संक्रमित लेडीज महिला है जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसके द्वारा भी ट्रांसफर हो सकता है। रेडली जोप्लिंग क्लासिफिकेशन, इसमें बताया गया है कि 5 प्रकार का ये होता है। वो 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं और इस 5 प्रकार में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं लेप्रोसी के। तो ये जो टाइप 1, 2, 3, 4, 5 जो है वो सिविरिटी ऑफ इन्फेक्शन के आधार पर है। सबसे कम इन्फेक्शन जो ट्यूबरकुलाइट कहा जाता है, इसको शॉर्ट में टीटी द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिसमें कि फ्लैट लीजन्स होते हैं, उसमें सुन्नापन होता है और उसमें थोड़ा बहुत नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि लेप्रोसी के जो बैक्टीरिया होते हैं बैसिलाई जो होते हैं वो नर्व को सबसे पहले टारगेट बनाते हैं, नर्व को डैमेज करना शुरू करते हैं, तो यहाँ से इन्वॉल्वमेंट शुरू होता है। ये ठीक हो सकता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट द्वारा ठीक हो सकता है, या अगर ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो ये फिर दूसरे फॉर्म में भी बदल सकता है, यानी दूसरे सीवियर फॉर्म में बदल सकता है। दूसरा टाइप का है बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइट, इसको टीबी शॉर्ट में कह सकते हैं। ये ऊपर के समान ही होता है, लेकिन इसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट जो है वो पहले के तुलना में अधिक हो जाता है, तो सीवियरिटी पहले के तुलना में ज़्यादा होता है। ये रिवर्ट भी हो सकता है, और ये दूसरे यानी ये दूसरे से पहले अवस्था में भी जा सकता है, या इससे भी सीवियर इन्फेक्शन में बदल सकता है। तीसरे प्रकार का मिड बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलाइट टीएमबी, इसमें जो है लाल लाल स्किन के ऊपर लाल चकते दाने उभार जैसी संरचना हो जाती है, उसमें सुन्नापन रहता है, वो उसमें सूजन होता है, लिम्फ नोड संक्रमित हो सकता है, और इसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ये इस अवस्था में रह सकता है। ये पहले अवस्था में माने कम इन्फेक्शन की तरफ भी रिग्रेस कर सकता है, या और सीवियर फॉर्म में भी चेंज कर सकता है। चौथा है बॉर्डरलाइन लेप्रोमेटस कहलाता है। इसमें बहुत सारे स्किन के ऊपर सफ़ेद चकते होते हैं, सफ़ेद दाग होते हैं, जिसमें बहुत सारे उभार होते हैं, नोड्यूल्स का निर्माण होता है जो हाईली इन्फेक्टिव होता है नोड्यूल्स, और इसमें सुन्नापन अत्यधिक होता है। ये भी जो है इस अवस्था में रह सकता है, रिग्रेस हो सकता है, यानी पहले अवस्था में कम सिविरिटी में चेंज हो सकता है, या और अधिक
सीवियर इन्फेक्शन में बदल सकता है। और चौथा जो है वो लेप्रोमेटस, जैसा इसका नाम है, पांचवें प्रकार का है लेप्रोमेटस। टीएल द्वारा इसको व्यक्त किया गया है और ये काफ़ी इन्फेक्शियस होता है। इसमें बैक्टीरिया, हेयर का लॉस हो सकता है और नर्व का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अधिक होता है। हाथ पैरों में वीकनेस काफ़ी हो जाता है, नर्व में सूजन उत्पन्न हो जाता है, और इसमें सबसे बड़ी इसका जो है वो विकलांगता जो उत्पन्न होता है वो फिर ठीक नहीं हो पा सकता है। अगर एक बार विकलांगता उत्पन्न हो गई तो वो फिर परमानेंट रहेगा, सही नहीं होगा। इसलिए इसमें जो है सिम्टम में बताएगा डज नॉट रिग्रेस। तो इस प्रकार का डायग्नोसिस इसका कैसे किया जा सकता है, तो इसका डायग्नोसिस के जो तरीके हैं, पहला तो फिजिकल एग्जामिनेशन द्वारा किया जा सकता है, बायोप्सी द्वारा किया जा सकता है, लेप्रोमिन स्किन टेस्ट होता है। तो इन सब के द्वारा जो है हम सर्टेन कर सकते हैं कि लेप्रोसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेप्रोसी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी लेप्रोटिक ड्रग। क्लासिफिकेशन को याद करने का सबसे इजी तरीका है, पहला है सल्फोन, दूसरा है अदर्स एंटीबायोटिक और केमोथेरेपेटिक एजेंट, तीसरा एंटी ट्यूबरकल जिसमें रिफैम्पिसिन है, और चौथा फिनाजिन जिसमें क्लोफाजिनिन है। तो इसको इस तरह से याद करने में आसानी होगा। SOAP, एस से सल्फोन हो गया, ओ से अदर एंटीबायोटिक या केमोथेरेपेटिक एजेंट हो गया। तो अदर एंटीबायोटिक केमोथेरेपेटिक एजेंट जिसमें कि यूज किया जाता है मिनोसाइक्लिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, ओफ्लोक्सासिन। तो इस तरह से इसमें हम देखते हैं कि मिनोसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का, क्लेरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड ग्रुप का एंटीबायोटिक हो गया, और ये फ्लोरोक्विनोलोन्स, ओफ्लोक्सासिन। तो ये दूसरा हो गया। SOA से एंटी ट्यूबरकिल, जो कि रिफेम्पिसिन एंटी ट्यूबरकिल ड्रग में भी इसका यूज होता है, टीबी में भी यूज होता है, और यहाँ लेप्रोसी में भी यूज होता है। और चौथा फिनोथायाजिन जिसमें क्लोफाजिन है। तो इस तरह से SOAP जो लेटर जो यहाँ शो किया गया है, इस लेटर द्वारा SOAP द्वारा जो है S स्टैंड फॉर सल्फोन, O स्टैंड फॉर अदर एंटीबायोटिक एजेंट, A स्टैंड फॉर एंटी ट्यूबरकिल और P स्टैंड फॉर फिनाजिन। तो इस तरह से इसको याद करने में आसान है। डेप्सोन तो इस सबसे महत्वपूर्ण लेप्रोसिक उपचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझना बहुत आसान है। जिस प्रकार सल्फोनामाइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है उसी प्रकार इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। सल्फोनामाइड भी जो होते हैं बैक्टोस्टैटिक होते हैं, और ये भी बैक्टोस्टैटिक होता है, लेस टॉक्सिक होता है, हाईली इफेक्टिव होता है, चिप होता है, और रेजिस्टेंट का डेवलपमेंट स्लो होता है। ADME मतलब किस तरह से इसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन होता है, ये महत्वपूर्ण है। डेप्सोन के केस में जो है इसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से होता है, GIT ट्रैक्ट द्वारा होता है। क्यूमुलेटिव ड्रग ये है, तो पूर्ण रूप से इसका एक्सक्रीशन नहीं होता है, इसलिए इसको सप्ताह में दिया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो है, जो अफेक्टेड लेप्रोसी अफेक्टेड जो पार्ट्स हैं जैसे स्किन है, तो उसमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अत्यधिक ज़्यादा होता है, तो अच्छी चीज़ है ये। और इसका एक्सक्रीशन जो है यूरिन द्वारा ग्लूक्यूरोनिक एसिड कंजुगेशन द्वारा होता है। एडवर्स इफेक्ट इसमें ड्रग, फीवर, मैचूरिया, लीवर डैमेज, एलर्जी, डर्मेटाइटिस, नोसिया, वोमिटिंग, हेमोलिटिक एनीमिया। यह दूसरा ड्रग्स एसीडेप्सोन, जैसा इसका नाम है, यानी ये डेप्सोन कहीं डेरिवेटिव है, तो ये जो केमिकली जो है डाई एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ डेप्सोन होता है। और जब इसे व्यक्ति विशेष में दिया जाता है तो शरीर के अंदर मेटाबोलाइज होकर एंजाइम के द्वारा ये डेप्सोन में बदल जाता है, शरीर के अंदर जाकर डेप्सोन में बदल जाता है। तो और इससे जो है वंस इन ए वीक जो है वो इसको वाइली वेस में जो है दिया जाता है, और इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा दिया जाता है। क्लोफाजिमिन ये जो है माइकोबैक्टीरियम
लेप्री के डीएनए के साथ संयुक्त होता है और इस प्रकार उसके ग्रोथ को रोकता है, यानी बैक्टीरियोस्टेटिक प्रभाव इसका होता है। यद्यपि इसका कुछ स्लो बैक्टीसाइडल प्रभाव भी होता है, लेकिन स्लो होता है। इसमें एक खासियत होती है कि ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रभाव भी रखता है, इसलिए लेप्रोसी के केस में जहाँ सूजन होता है तो उसको रोकथाम करने के लिए जो है अलग से हमें एंटी इन्फ्लामेटरी दवा देने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये लेप्रोसी के बैक्टीरिया को भी नष्ट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, और इसके साथ साथ सूजन को भी वो कंट्रोल करता है। तो ये इसकी विशेषता होती है। तो इसका थेरेपेटिक यूज जो है मल्टी बैसिलरी लेप्रोमेटस लेप्रोसी में जो है अन्य ड्रग रिफैम्पिसिन या डैक्सोन के साथ मिला के इसको दिया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है हाइड्रोकार्पस ऑयल। एक प्लांट से के सीड से प्राप्त ऑयल है, तो प्लांट के सीड हाइड्रोकार्पस प्लांट होता है जिसके सीड से प्राप्त ये ऑयल है एक प्रकार का, और इसका जो है प्रचलित नाम चाल मोगरा ऑयल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका प्रयोग करने से जो स्किन के ऊपर जो चकत्ते या दाग होते हैं लेप्रोसी के, उसका एरिया, नोड्यूल्स की और एनेस्थेटिक पैच होते हैं, उसकी साइज धीरे धीरे कमना शुरू होता है। इससे ऑयल के इथाइल एस्टर का प्रयोग जो है उस लीजन में जो संक्रमित स्थान होता है वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन रूट द्वारा जो है इसे दिया जा सकता है। तो इसका जो प्रयोग जो है लेप्रोमेटस लेप्रोसी में किया जाता है। रिफैम्पिसिन जिसका हम लोग प्रयोग एंटी ट्यूबरकल के रूप में करते हैं और यहाँ एंटी लेप्रोटिक के रूप में किया जाता है। ये बैक्टीसाइडल एंटीबायोटिक है और ये प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जो है ये इनहिबिट करता है। प्रोटीन सिंथेसिस को जो है ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर जो है इनहिबिट करता है और इस प्रकार इसका एंटी माइक्रोबियल एक्शन होता है। तो जैसा कि इसका स्पेलिंग है, उस स्पेलिंग के आधार पर इसको याद करने में जो इससे संबंधित रिफैम्पिसिन से संबंधित जो इंफॉर्मेशन जो विशेषताएं हैं वो उसको याद करने में आसानी होगा। आर से हो गया, ये जैसा हम बताएं ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर, तो डीएनए से आरएनए का अनुमान ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है, तो आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट करता है और प्रो जीन म्यूटेशन, तो ये दो चीज़ को इनहिबिट करता है। तो आर से ये सूचना हो गया। आई से है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस उत्पन्न करता है। एफ से होगा फ्लू लाइक सिंड्रोम, जैसे डायरियल सिम्टोम किसी किसी पेशेंट को उत्पन्न हो सकता है। ए से हुआ एब्डोमिनल सिंड्रोम या एनीमिया होता है। एम से बहुत महत्वपूर्ण इसकी एक पहचान होती है, जब किसी पेशेंट को ये रिफैम्पिसिन द्वारा इलाज चलता है तो उसके यूरिन और पसीने स्वीट जो है वो रेड या पिंक कलर का वो निकलते हैं। तो वो एक डरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि इसका एक्सक्रीशन ही रेड और पिंक कलर का होता है। तो ये चीज़ पेशेंट को बताना आवश्यक होता है ताकि पेशेंट जो है डरे नहीं। इसके बाद पी, तो पी से जो है पल्मोनरी सिंड्रोम हुआ। आई से ICIN जो लास्ट वाला चार जो इसका पार्ट है रिफैम्पिसिन का, चार जो लास्ट वाला लेटर है वो ड्रग इंटरेक्शन से संबंधित है, यानी इसके द्वारा ड्रग इंटरेक्शन, तो ड्रग इंटरेक्शन तो आई से यहाँ होगा इंड्यूसिंग माइक्रोजोमल एंजाइम। माइक्रोजोमल एंजाइम के उत्तेजित होने की वजह से बहुत सारे ड्रग इंटरेक्शन होते हैं। तो वो कौन कौन से ड्रग इंटरेक्शन होते हैं वो आसानी से समझा जा सकता है। सी स्टैंड फॉर कंट्रासेप्टिव फेल्योर, तो कंट्रासेप्टिव अगर रिफैम्पिसिन के साथ कोई भी कंट्रासेप्टिव देंगे तो उसके साथ ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। आई फिर आया लास्ट में, आई जो आता है उसमें INR जो है वो प्रोथ्रोम्बिन टाइम प्रोलॉन्ग हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम मतलब क्लोटिंग में टाइम लगता है, तो बढ़ जाता है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो जिसके वजह से जो है वारफेरिन जो कि एंटीकोगुलेंट ड्रग है, तो वारफेरिन के साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन होता है। और लास्ट में जो है रिफैम्पिसिन, लास्ट में जो है CIN जो है एन नेविशापिन जो कि एंटीवायरल ड्रग है,
और इसका प्रयोग HIV के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो इसके साथ भी इसका ड्रग इंटरेक्शन होता है। रिफेम्पिसिन का थेरेपेटिक यूज सभी प्रकार के जो है माइकोबैक्टीरियम इन्फेक्शन, चाहे वो टीबी हो लेप्रोसी हो, दोनों इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। मेनिंजाइटिस, ब्रूसिलोसिस, इसका थेरेपेटिक यूज हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स।